नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन राजधानी लाइव में। तो बात सबसे पहले राजधानी दिल्ली की कर लेते हैं, जहां पर दिल्ली की स्थायी समिति के चुनाव 103 दिन पहले हुए थे, लेकिन इतने दिनों के बाद अब इन चुनावों के नतीजे सामने आए हैं। आपको बता दें कि दिल्ली नगर निगम के स्थायी समिति के सदस्यों के चुनाव 103 दिन बाद नतीजे आखिरकार घोषित किए गए हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद महापौर डॉक्टर शैली ओबरॉय ने चुनाव के नतीजे घोषित करने की मंजूरी दे दी है। इसके बाद निगम सचिव ने इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। नतीजे के अनुसार आम आदमी पार्टी के 3 और बीजेपी के 3 सदस्यों ने जीत दर्ज की है। स्थायी समिति के चुनाव 24 फरवरी को हुए थे। इसमें एक वोट रद्द करने को लेकर विवाद हुआ था। इसमें महापौर ने पुनः 27 फरवरी को चुनाव कराने का आदेश दिया था। इसके खिलाफ बीजेपी पार्षद कमलजीत सहरावत और शिखा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर तुरंत हाईकोर्ट ने पुनः चुनाव कराने पर रोक लगा दी थी। 23 मई को हाईकोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया को सही पाया था, साथ ही पुनः चुनाव की जरूरत को खारिज कर दिया था। कोर्ट महापौर को तुरंत प्रभाव से चुनाव नतीजे जारी करने का निर्देश दिया था, इसके बाद निगम सचिव कार्यालय ने महापौर को हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देकर महापौर से नतीजे स्वीकृत करने की मांग की थी। निगम सदन की बैठक से कुछ देर पहले ही महापौर ने स्वीकृति दे दी और निगम सचिव ने इससे संबंधित अधिसूचना भी जारी कर दी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव, जिस तरीके से महापौर ने नतीजे घोषित करने की स्वीकृति दी, उसके बाद स्थायी समिति के जो नतीजे हैं वो 103 दिन बाद घोषित किए गए हैं। इतने लंबे समय की जद्दोजहद और अब ये नतीजे घोषित हुए हैं, पूरा कार्यक्रम क्या रहा, विस्तार से बताएं। जो है स्थायी समिति के जो चुनाव थे वो कहीं ना कहीं उसकी जो घोषणा थी अब हो चुकी है। मगर यहाँ पर बात करें लगभग स्थायी समिति के चुनाव को लेकर जो लड़ाई चल रही थी, यानी कि जो चुनाव करवाए गए थे उस समय कहीं ना कहीं ये कहा गया था कि चुनाव जो है वो स्थगित किए जाएंगे और इसी को लेकर कहीं ना कहीं भाजपा जो है वो भाजपा के निगम पार्षद जो थे वो कहीं ना कहीं हाईकोर्ट में गए थे और हाईकोर्ट के अंदर ही कहीं ना कहीं जो स्थायी समिति के चुनाव थे उसको कहीं ना कहीं रोक दिया गया था। मगर अब जिस तरीके से 103 दिन बाद कोर्ट की तरफ से आदेश दिए गए जो स्थायी कमेटी के जो चुनाव हुए हैं उसको उसके घोषणा जो है वो अब की जाए। मगर यहाँ पर जिस तरीके से अब कोर्ट की तरफ से भी आदेश मिले और मेयर है जो उनकी तरफ से भी अब जो चुनाव हुए थे स्थायी कमेटी के वो कहीं ना कहीं उसकी घोषणा हो चुकी है और 3 सीटें जो है वो दोनों ही पार्टियों को मिल चुकी है, यानी कि आम आदमी पार्टी को भी 3 सीट मिल चुकी है और 3 भाजपा को मिल चुकी है, यानी कि मिलकर ही अब स्थायी समिति के अंदर दोनों ही पार्टियों को काम करना होगा। मगर यहाँ पर लड़ाई जो है वो अभी भी थमती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि वार्ड कमेटी के जो चुनाव है वो कराने की बात की जा रही है और उसके अंदर भी कहीं ना कहीं बहुमत जो है सबसे ज्यादा भाजपा के बाद बताया जा रहा है, क्योंकि 12 सीटों के अंदर कहीं ना कहीं जो निगम पार्षद है वो कहीं ना कहीं भाजपा के हैं और इसी को लेकर कहीं ना कहीं आगे भी जो वार्ड कमेटी के जो चुनाव है वो भी कराने की बात की जा रही है। अब देखना होगा वार्ड कमेटी के चुनाव है वो कब कराए जाएंगे और आम आदमी पार्टी जो है वो किस तरीके से अपने आप को खड़ी करती हुई नजर आएगी, क्योंकि बहुमत जो है वो कहीं ना कहीं भाजपा के बाद बताया जा रहा है। जी, स्थायी समिति के नतीजे में 3 जो सीटें हैं वो दोनों पार्टियों ने जीती है, बीजेपी और अगर आम आदमी पार्टी की बात करें, ये नतीजे किस और इशारा करते हैं, आगे किस तरीके की स्थितियां बन रही है, इस बारे में भी बताएं। देखिए यहाँ पर दोनों ही पार्टियां जो है बराबर की सीट लेके आई है, यानी 3-3 जो है तो दोनों ही पार्टियां लेके आई है सीट। यहाँ पर बात करें आगे के लिए कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियां जो है वो एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाती हुई नजर आएंगी, क्योंकि दोनों ही पार्टियां जो है वो कहीं ना कहीं बराबर सीट पे और कहीं ना कहीं कामों को रोकने के लिए एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए जा सकते हैं। और देखना होगा स्थायी कमेटी के चुनाव थे जिसको लेकर लगातार लड़ाई हो रही थी, मेयर चुनाव की ज्यादा बड़ी थी, ये सबके सामने है। और अब जिस तरीके से स्थायी समिति के लिए चुनाव हुए हैं उसके जो है वो घोषित हुए हैं, तो उसके साथ जाहिर है कहीं ना कहीं जो बराबर की सीट मिली है उससे कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियां जो है
कहीं एक दूसरे के ऊपर आरोप या फिर क्या है कामों को रोकने के लिए दोनों ही एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा सकती है। निगम प्रक्रिया जो है वो किस तरीके से अपनाई जाएगी, क्योंकि मेयर जो है वो शैली ओबराय बन चुकी है और शैली ओबराय के द्वारा लगातार निगम के स्कूलों को बात करें, स्कूलों के अस्पतालों की बात करें, उनको बेहतर करने के लिए लगातार और यहाँ तक कि जो कूड़े के ढेर जो 3 उनको भी खत्म करने के लिए निगम की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। मगर अभी भी ये लड़ाई जो है वो खत्म होती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि बराबर की सीट ये ही इशारा करती है कि आने वाले दिनों के अंदर भी कहीं ना कहीं स्थायी कमेटी के अंदर भी कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप जो है वो करती हुई नजर आएगी। ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के लाख प्रयासों के बाद भी सरकारी कर्मचारी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। इन कर्मचारियों का ड्यूटी आने का ढर्रा वर्षों पुराना है, जिसे अब वो बदलना नहीं चाहते हैं, या यूं कहे कि हम नहीं सुधरेंगे। अपनी मनमानी कार्यशाली के आदती अफसरों के लिए शासन के निर्देशों का भी कोई असर नहीं है। आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से कर्मचारियों को नियमित रूप से कार्यालय में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए थे। मुख्य सचिव ने सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिव, मंडलायुक्त, जिलाधिकारी और सभी विभागाध्यक्षों को पत्र भेजकर यह कहा है कि कार्यालय का समय सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक का है। बीच में आधा घंटा यानी दोपहर का 1 से 1.5 घंटा भोजन के लिए रखा गया है। सुबह 10 बजे परिवहन आयुक्त कार्यालय में काम शुरू होने का नियत वक्त है, लेकिन गुरुवार को सुबह 10 बजे जब हमारे संवाददाता ने ऑफिस का मुआयना किया तो कई कर्मचारी और अफसर गायब दिखे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने विभागीय अधिकारियों को अल्टीमेटम दिया है कि सारे आला अधिकारी समय से पहुंचें और समय से अपना कार्य करें, लोगों की समस्याओं को सुनें, उन पर त्वरित निस्तारण का कार्य भी करें। लेकिन आज हम टीसी ऑफिस में हैं। टीसी ऑफिस में ना तो कोई अधिकारी है ना ही कोई कर्मचारी। इसका खस्ता हाल हम आपको दिखाएंगे, अपने कैमरामैन से कहेंगे कि दिखाएं। ना कोई अधिकारी है, सुबह का 10 बजा है, लगातार ये देखने को मिल रहा है कि ना कोई अधिकारी है और ना ही कोई कर्मचारी है। आखिर कैसे लोगों की समस्याएं का निवारण किया जाए? 10 बजा है, अधिकारियों को अल्टीमेटम भी दे दिया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी परिवहन विभाग के कुछ आला अधिकारी नदारत रहते हैं, ना समय से आते हैं और ना ही आवेदकों का समस्याओं का निस्तारण करते हैं। इसी का खस्ता हाल जानने के लिए अगर जो हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं। सुबह का 10 बजा है, लेकिन आला अधिकारी अपनी सीट से नदारत मिल रहे हैं। बच्चों को तो आपको बता देंगे कार्यालय से गायब दिखे हैं सरकारी कर्मचारी। सुबह 9:30 से शाम 6 बजे तक का समय है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार पहले ही आगाह कर चुकी है कि आपको समय से आना है। इसको लेकर मुख्य सचिव ने सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, मंडलायुक्त, जिलाधिकारी और सभी विभागाध्यक्षों को पत्र भी भेजा है और पत्र भेजकर यह कहा है कि कार्यालय का समय सुबह 9:30 बजे से 6 बजे तक का है। बीच में आधा घंटा यानी दोपहर में आप भोजन के लिए जा सकते हैं। सुबह 10 बजे का समय है जब परिवहन आयुक्त कार्यालय में काम शुरू होने का नियत वक्त इसे कह सकते हैं। बावजूद इसके सुबह 10 बजे जब हमारे संवाददाता ने वहां का मुआयना किया तो उसके बावजूद वहां पर हालात कुछ ऐसे दिखाई दिए कि एक भी अफसर जो है वो अपनी कुर्सी पर नहीं था। इस खबर पर जरा जानकारी के लिए संवाददाता ऋषभ गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। ऋषभ, जिस तरीके से ये देखा जा रहा है कि लगातार जो अधिकारी हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, वो समय से ऑफिस नहीं आ पा रहे हैं, आम जनता को सबसे ज्यादा मुश्किलों का सामना इस वजह से करना पड़ रहा है। देखिए, आपको बताते चले कि योगी आदित्यनाथ जब सरकार पर आए तो उन्होंने एक आदेश दिया था कि ये जो सरकारी कर्मचारी हैं वो नियमित रूप से कार्यालय में उपस्थित हो। इसके लिए उन्होंने दिशा निर्देश भी दिए। मुख्य सचिव ने सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, मंडलायुक्त, जिलाधिकारी समेत विभागाध्यक्षों को पत्र लिखकर ये अवगत कराया कि सारे
जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, जो जनता से सीधे संवाद करते हैं या जनता से सीधे मिलते हैं, वो लगातार जो है समय से कार्यालय आए, लोगों की समस्याओं का निस्तारण करें। इसके बावजूद भी मुख्यमंत्री ने 10 से 12 हर अधिकारी को समय से बैठने के निर्देश दिए, लेकिन विभागा अधिकारियों की, विभागा कर्मचारियों की लापरवाही लगातार देखने को मिल रही है। अगर आपको बताएं तो लगातार ये देखने को मिल रहा है कि कर्मचारी अपने निर्धारित समय पर नहीं पहुंचते हैं, जिससे तमाम जनता का नुकसान हो रहा है, उन्हें भटकना पड़ रहा है, आवेदकों को लगातार इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जी ऋषभ, जिस तरीके से आप खुद वहां पर पहुंचे, जो परिवहन आयुक्त है उसके कार्यालय में आप पहुंचे, वहां पर लोग थे मौजूद जो अपनी समस्याओं का समाधान करवाने के लिए वहां पर पहुंच रहे थे। कई लोगों की भीड़ वहां पर दिखी गई जब आपने खुद वहां पर कैमरा घुमाया, लेकिन अफसर वहां पर दिखाई नहीं दिए। उन लोगों का क्या कुछ कहना है जो सुबह 10 बजे ही आकर बैठे हैं अपने कामों को करवाने के लिए, इसलिए कि ताकि बाकी का पूरा दिन उनका बच जाए, लेकिन अधिकारियों के समय पर ना आने से आम जनता का समय सबसे ज्यादा व्यर्थ हो रहा है। देखिए आपको बता दें कि जब विभागाध्यक्ष, विभाग का बड़ा अधिकारी कार्यालय नहीं पहुंचता है तो ये छोटे कर्मचारी या छोटे अधिकारी ये नहीं कार्यालय पहुंचते हैं, इसका बहुत बड़ा असर देखने को मिला है। लेकिन मैं अगर बात करूं कि परिवहन आयुक्त कार्यालय की, तो अपर परिवहन आयुक्त वहां मौजूद थे। नरेश सिंह जो समय से आए थे, उनसे जानकारी करने पर ये बताया गया कि कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो लापरवाही बरतते हैं, कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जो समय से नहीं आते हैं। ऐसे अधिकारियों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी और लगातार इस पर मॉनिटरिंग भी की जाएगी। जी, किस तरीके की कार्रवाई करने की बात कही गई है इन पर, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद ये आदेश दे चुके हैं, खुद सचिव ये आदेश दे चुके हैं, विभागाध्यक्ष कह चुके हैं कि आपको समय पर आना है, बावजूद इसके अधिकारी नहीं मान रहे हैं। देखिए आपको बताते चले कि अपर परिवहन आयुक्त ने साफ निर्देशित किया है कि इस तरह की यदि कोई कार्रवाई, अगर कोई देरी से आता है तो उस पर विधिक रूप से कार्रवाई की जाएगी। अगर इसके अलावा भी अगर कोई आवेदक बिना अपना कार्य कराए भी लौट गया तो उसके लिए भी विधिक निर्देश दिए गए हैं कि उच्च अधिकारियों से उसकी शिकायत हो और इन शिकायतों का त्वरित निस्तारण भी किया जाएगा। ठीक है ऋषभ, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। केंद्र सरकार के 9 वर्ष की उपलब्धियों को पंजाब में जन जन तक पहुंचाने के लिए बीजेपी 1 जून से 30 जून तक महाजनसंपर्क अभियान चला रही है, जिसके तहत समूचे पंजाब में बीजेपी कार्यकर्ता सुदूर स्थित घरों तक के दरवाजे खटखटा रखे हैं और लोगों को केंद्र सरकार की उपलब्धियों और जन जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूक करवा रहे हैं। इसी कड़ी में पंजाब के केंद्रीय मंत्रियों द्वारा हर जिले में पत्रकार वार्ता आयोजित की जा रही है और केंद्र सरकार की उपलब्धियों की जनता के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। और इसी कड़ी में विभिन्न संसदीय सीटों पर रैलियां आयोजित कर बीजेपी के राष्ट्रीय स्तर के नेताओं द्वारा एनडीए सरकार की 9 वर्ष की उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड जनता के समक्ष पेश किया जा रहा है। जीवन गुप्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा होशियारपुर लोकसभा संसदीय सीट पर रैली के माध्यम से 14 जून को और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरदासपुर संसदीय सीट पर 18 जून को रैली कर केंद्र की द्वारा एनडीए सरकार की 9 वर्ष की उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखेंगे। तो आपको बता दें कि पंजाब में अब पूरे तरीके से बीजेपी ने कमर कस ली है और क्योंकि लोकसभा चुनाव है तो यही वजह है, क्योंकि बीजेपी के केंद्र सरकार के कार्य है उसको 9 साल पूरे हो गए हैं और इन 9 सालों की उपलब्धियां लगातार तमाम बड़े नेता आम जनता तक पहुंचा रहे हैं, चाहे फिर वो रैलियों के माध्यम से हो, आम जनता के घरों का दरवाजा खटखटाने से हो या फिर किसी और माध्यम से। हर तरीके से जनसंवाद किया जा रहा है और लोगों को यह बताया जा रहा है कि बीजेपी सरकार की उपलब्धियां क्या है। यही उपलब्धियां पंजाब के लोगों को बताने के लिए खुद बड़े नेता यहां पर आ रहे हैं। होशियारपुर लोकसभा सीट पर आपको बता दें कि जेपी नड्डा की रैली प्रस्तावित है। 14 जून को वह रैली करने के लिए आएंगे
और रैली के माध्यम से लोगों को संबोधित करेंगे और अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखेंगे। उधर अगर बात करें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की, तो वो गुरदासपुर संसदीय सीट पर 18 जून को रैली करने वाले हैं और रैली कर केंद्र की तमाम 9 वर्ष की जितनी भी उपलब्धियां हैं उसका रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने पेश करेंगे, जनता के सामने रखेंगे और आने वाले चुनावों के लिए वोट भी मांगते नजर आएंगे। आपको बता दें कि तमाम बीजेपी के बड़े नेता पंजाब आ रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि केंद्र सरकार ने आम जनता के समर्थन में क्या कुछ किया है। एक महीने का ये महाजनसंपर्क अभियान चला रही है बीजेपी, जो 1 जून से शुरू हुआ था और 30 जून तक ये चलने वाला है। महाजनसंपर्क अभियान के तहत पूरे देश के उन सुदूर इलाकों में जाया जा रहा है जहां पर अक्सर आम नेता नहीं पहुंचते हैं। उन इलाकों में जाकर लोगों को बताया जा रहा है कि बीजेपी सरकार ने पिछले 9 साल में उन लोगों के लिए क्या किया है, उन लोगों की परेशानियों को दूर करने के लिए क्या कार्य किए हैं, ये लोगों को बताया जा रहा है। अपने 9 साल की तमाम बड़ी उपलब्धियां गिनाई जा रही है ताकि आने वाले समय में, क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है, बीजेपी को इसका फायदा मिल सके। 9 साल की तमाम छोटी बड़ी उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के लिए बड़े नेता भी पीछे नहीं हट रहे हैं। चाहे फिर जेपी नड्डा की बात हो या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की, वो दोनों भी पंजाब आ रहे हैं और पंजाब के अलग अलग लोकसभा सीटों पर उनका दौरा प्रस्तावित है। जेपी नड्डा होशियारपुर और अमित शाह गुरदासपुर में आएंगे, रैली करेंगे और रैली को संबोधित करते हुए अपने तमाम उपलब्धियों को जनता के सामने रखेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता संदीप सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। संदीप, जिस तरीके से तमाम छोटे बड़े नेता आ रहे हैं पंजाब में, चाहे केंद्रीय मंत्रियों की बात करें या फिर पंजाब की ही मंत्रियों की बात करें या नेताओं की बात करें, बीजेपी के तमाम नेता अपनी उपलब्धियां गिनवाने के लिए पंजाब का दौरा कर रहे हैं। कारण लोकसभा चुनाव माना जा रहा है। देखा जाए तो लोकसभा चुनाव जो है वो जरूर आने वाले हैं और जिसके चलते अगर बात की जाए तो बीजेपी के 9 साल पूरे हुए हैं। 9 साल पूरे होने के चलते ही जो है ये सारे नेता जो है, मंत्री जो है वो दूर आते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि पंजाब की जो लीडरशिप है बीजेपी की, वो कहीं ना कहीं पंजाब में मौजूद है और 1 जून से लेकर जो है ये प्रोग्राम चलाते हुए नजर आएंगे। हालांकि अमित शाह की बात करें, केंद्रीय मंत्री अमित शाह जो है वो भी जो है पंजाब के दौरे पर रहेंगे और 2 दिन का दौरा उनका कहा जा रहा है, जहाँ पे गुरदासपुर में भी कहीं ना कहीं प्रोग्राम जो है वो रखा गया है। वहां पर भी जो है अमित शाह पहुंचते हुए नजर आएंगे और आला कमान जो है बीजेपी की, वो भी सारी यहाँ पर पहुंचती हुई नजर आएगी। और लगातार देखा जाए तो 2 साल की जो गतिविधियां हैं, जो प्राप्तियां बीजेपी सरकार ने की है, वो सारी लोगों को गिराते हुए जो है बीजेपी के लीडरशिप जो है वो नजर आएगी। जी, जिस तरीके से तमाम बड़े दौरे प्रस्तावित हैं बीजेपी के, कह सकते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव जेपी नड्डा के, क्या कुछ दौरा उनका खास रहने वाला है? किस तरीके की जानकारी उसको लेकर? देखिए, लगातार जो है पंजाब का दौरा जेपी नड्डा भी करते हुए नजर आएंगे और अमित शाह भी नजर आएंगे। हालांकि देखा जाए तो 1 जून से इनके प्रोग्राम जो है वो शुरू हो जाएंगे। पहले तो है लोकल लीडरशिप जो पंजाब की है वो कहीं ना कहीं घूमती हुई नजर आएगी और उसके बाद जो है तकरीबन दोनों जो बीजेपी के नेता है, जो बड़े नेता है, वो भी कहीं ना कहीं जो है बीजेपी के सारी लीडरशिप के साथ जो है पंजाब में रैलियां करते हुए नजर आएंगे और रैली को संबोधन जो है वो वहाँ किया जाएगा। हालांकि देखा जाए तो 2 साल की उपलब्धियां जो है पंजाब में जो है और केंद्र में जो है पूरे देश में जो है बीजेपी की तरफ से की गई है, उनको गिराया जाएगा
जैसे कि गैस जो है पंजाब में पहुंचाना। संदीप क्या कुछ बीजेपी की उपलब्धियां रखी है जिनको चाहे अश्विनी शर्मा हो या बीजेपी के तमाम नेता कार्यकर्ता हो वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो कौन सी वो उपलब्धियां हैं जिनको गिनाया जा रहा है? जी बिल्कुल, ऐसे कह रहे कि जैसे कोरोना काल में जो है लोगों के पास काफी मुश्किलें आ गई थी खाने को लेकर, तो केंद्र सरकार की तरफ से जो है गेहूं भेजी गई थी उसकी बात करें, चाहे घर घर गैस सिलेंडर की बात करें, क्योंकि अगर गाँव की बात करें तो गाँव में चूल्हे जो है वो जलाए जाते थे। उसके चलते उज्ज्वल जो है स्कीम लाई गई और उज्ज्वल स्कीम के तहत घर घर सिलेंडर पहुंचाए गए, ये उपलब्धि है। और घर घर जो है गेहूं पहुंचाई गई और पेंशन की स्कीम की बात करें तो पेंशन स्कीम दी गई। हालांकि आला स्कीम जो है केंद्र की तरफ से चलाई गई थी उसके हवाला देते हुए जो है बीजेपी की आला लीडरशिप जो है वो नजर आते हुए नजर आई। जी जेपी नड्डा आ रहे हैं 14 जून को होशियारपुर के दौरे पर, किस तरीके की तैयारियां चल रही है होशियारपुर में? देखिए, जेपी नड्डा जो पंजाब के दौरे पर है तो उसके चलते जो है बीजेपी की पूरी लीडरशिप जो है तो वहाँ पर जाएगी। हालांकि अगर तैयारी की बात करें तो तैयारियां जो है वो जरूर शुरू कर दी गई है, क्योंकि बड़े नेता जो है वो जरूर आते हुए नजर आते हैं। हालांकि अमित शाह भी जरूर आएंगे, पर अगर जेपी नड्डा की बात करें तो जेपी नड्डा जो वहाँ पर पहुंचेंगे होशियारपुर में रैली को भी संबोधित जो है करते हुए नजर आएंगे और 2 साल गिराते हुए नजर आएंगे। 2 साल में क्या कुछ उपलब्धियां जो है बीजेपी सरकार की तरफ से की गई है। हालांकि जरूर देखा जाए तो लोगों ने दूसरी बार मौका जरूर बीजेपी को दिया है और लोकसभा चुनाव जो दोबारा से जो है आने वाले हैं, जिसके चलते ये सब उपलब्धियां जो है बीजेपी की तरफ से लोगों को बताई जा रही है। जी ठीक है संदीप, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को बागवानी विकास की योजनाओं को धरातल पर लाए जाने के लिए मिशन मोड में कार्य करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि योजनाओं के क्रियान्वयन में मजबूत इच्छा शक्ति के साथ प्रदेश हित को ध्यान में रखा जाए। उन्होंने प्रदेश में सेब और कीवी उत्पादक क्षेत्रों का चिन्हीकरण कर इससे जुड़े किसानों की समस्याओं को त्वरित ढंग से समाधान किए जाने के साथ ही विषय विशेषज्ञों के साथ विभागीय टीम गठित कर इस संबंध में जमीनी जरूरतों का समाधान करने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन से संबंधित बैठकों को मात्र कोरम पूरा करने का मामला नहीं बल्कि योजनाओं को धरातल पर क्रियान्वित करने का माध्यम बनाए जाने के भी निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने 15 दिन के बाद इस संबंध में पुनः समीक्षा बैठक आयोजित करने के भी निर्देश दिए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, जिस तरीके से बागवानी योजनाओं को धरातल पर लाने के लिए धामी सरकार लगातार कार्य कर रही है और मिशन मोड में ये कार्य किया जा रहा है, इसको लेकर बैठक भी की गई है, क्या कुछ अहम जानकारी? देखिए मुस्कान, बिल्कुल पुष्कर सिंह धामी के द्वारा अधिकारियों के साथ बैठक की गई है बागवानी विकास की योजनाओं को धरातल पर लाने के लिए और किस प्रकार से उसमें कार्य करना है, कैसे उसमें किसानों को सुविधाएं देनी है और क्योंकि सेब और कीवी का जो उत्पादन है वो उत्तराखंड में किस प्रकार से बढ़ाया जाए और उस खेती को करना जो किसान है उनको कैसे उसके संबंध में आज चीजें उपलब्ध कराई जाए, कैसे उनको उसमें पैसा दिया जाए, इस सभी को लेकर के पूरी कार्य योजना कहीं ना कहीं बनाने को तैयार करने को यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं और एक बेहतर विकल्प के तौर पर उत्तराखंड कहीं ना कहीं बने कीवी और सेब के उत्पादन को लेकर के इसको लेकर के यहाँ पर बैठक की गई है। पूरी तरीके से बागवानी के क्षेत्र में लगातार उत्तराखंड आगे बढ़े और यहाँ पर जो कार्य करने की जो जरूरत है उसको कैसे करना है, किस प्रकार से करना है, उसको लेकर उनसे बैठक आज की गई है। 15 दिन के बाद दोबारा से बैठक करने की बात की गई है और 15 दिन के अंदर जो कार्य यहाँ पर होने मुख्यमंत्री तरफ से जो आदेश दिए गए हैं अधिकारियों के द्वारा वो सभी कार्य को करना है। भूमि चयन की बात की जाए लगातार उत्तराखंड में जहाँ पर इस प्रकार की अगर खेती होती है तो वहाँ पर किसानों को क्या दिक्कतें हैं, किस प्रकार से उनकी खेती करनी है, इन सभी चीजों का ब्यौरा कहीं ना कहीं अधिकारी को देना है। इन 15 दिन के बाद दोबारा बैठक होगी और इस क्षेत्र में आगे बढ़ने को लेकर लगातार अधिकारी को निर्देश दिए गए। पुष्कर सिंह धामी का यही
उद्देश्य है कि बागवानी क्षेत्र में अब उत्तराखंड लगातार आगे बढ़े, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की तर्ज पे यहाँ पर जिस तरह से काम किया जाना है उसको लेकर के यहाँ पर चीजें सामने आ रही हैं। जिस तरीके से योजनाओं को धरातल पर लाने के लिए धामी सरकार कार्य कर रही है, सेब और कीवी के जो किसान है, उत्पादक है, उनके क्षेत्रों को चिन्हित करने का कार्य जो है वो धामी सरकार ने करने के निर्देश दिए हैं। किस तरीके से चिन्हीकरण के बाद यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी? हाँ देखिए, मुस्कान, प्रदेश के अगर किसानों की बात की जाए तो यहाँ पर जो सेब और कीवी के उत्पादन में आगे बढ़ने के लिए कहीं ना कहीं उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो बढ़े, उसके लिए प्रदेश में सेब उत्पादन की जो चिन्हीकरण है, भूमि की जो उत्पादन क्षमता है उसको और अच्छी किस्म के पौधे किसानों को मिलना बेहद जरूरी है, उसको लेकर के यहाँ पर जो कार्य वो यहाँ पर किया जाए, ये पुष्पधामी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं और पूरी तरीके से और कहीं ना कहीं एक स्टेप आगे बढ़ने की बात यहाँ पर की है। उनकी तरफ से कहा गया कि किसान जो इस सेब और कीवी की जो खेती करता है उसको कहीं ना कहीं यहाँ पर चीजें उसके सामने है और वो खुद एक रोजगार देने वाला किसान बने, तो उसकी दिशा में जो कारगर कदम है वो होने चाहिए और जो उसके साथ ही किसानों को प्रशिक्षण के साथ ही जागरूक करने का भी यहाँ पर कार्य होना है और पूरी तरीके से मुख्यमंत्री के द्वारा कहा गया कि 2030 तक बागवानी क्षेत्र में करीब 3,000 करोड़ की आय का जो लक्ष्य रखा गया है उसको कैसे प्राप्त किया जाए, वर्ष बाद जो उत्पादन किया जा रहा है उसमें किस प्रकार से चीजें होनी है, इन सभी को लेकर यहाँ पर बैठक की गई है और अधिकारी को निर्देश दिया गया है कि बागवानी क्षेत्र में किसान जो कार्य कर रहे हैं उनको कैसे आगे बढ़ाना है, किस प्रकार से उनको सुविधाएं देनी है ये और उनके जो उत्पादन जो वो करते हैं उसको उनका मूल्य कैसे निर्धारित करना है, इन सभी को लेकर एक बैठक की गई। अहम बैठक मुस्कान ये कही जा सकती है क्योंकि उत्तर सिंह धामी का जो लक्ष्य है यहाँ पर जो किसानों को लेकर के पहाड़ी क्षेत्रों में किसानों को कार्य करते हैं उनको दिक्कतें ना हो, उनकी आय बढ़े और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो चीजें हैं वो सामने आ रही हैं और अभी बैठक के बाद अधिकारी काम करते हुए दिखाई देंगे और किसानों के लिए एक बेहतर विकल्प कहीं ना कहीं तलाशा जाना है। जी ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। मौसम विभाग के अलर्ट के बीच गुरुवार को शिमला और कुल्लू जिले में खूब बादल बरसे, अन्य कई जिलों में भी वर्षा हुई है, कई क्षेत्रों में ओले भी गिरे हैं। शिमला जिले के ठियोग क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में ओलावृष्टि भी हुई, इससे सेब की फसल को नुकसान पहुंच रहा है। उधर जिला कुल्लू और लाहौल में ऊंची चोटियों के फाहे गिरे हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश के मध्य और उच्च पर्वतीय कई भागों में 12 जून तक मौसम खराब बना रहने की संभावना है। इस दौरान कुछ भागों में बारिश और संभावना है। 12 जून के लिए अंधड़ चलने का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। मैदानी और निचले पर्वतीय क्षेत्रों में 9, 10 और 11 जून यानी आज से मौसम के शुष्क रहने के भी आसार हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हिमाचल प्रदेश से ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर हमारे साथ मौजूद हैं। टीना जी, जिस तरीके से लगातार ओलावृष्टि और बारिश हो रही है, किस तरीके की स्थितियां बनी है पूरे हिमाचल में? जी बिल्कुल, ये मौसम में लगातार जो है एक बदलाव बना हुआ है। लगातार जो है बारिश वो एक हो रही है और कई जगह ओले गिर रहे हैं और ये जो बेमौसमी बारिश और ओले गिर रहे हैं इससे जो फसलें हैं उनको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। पिछले कल की बात करें, शिमला में और कुल्लू में बहुत जगह बहुत ज्यादा जो है बारिश हुई है और शिमला की बात करें, ठियोग में है ग्यार, कम्हा, कलीन, त्रियून, घूंट, बगैन, कोटखाई की देवगढ़ और कुल्लू में बायस, राजकी, पलेही, व्युंगल सहित बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पे ओलावृष्टि हुई है। और जो ओलावृष्टि हुई है ऊपरी इलाकों की बात करें तो सेब की फसल को काफी नुकसान हुआ है और दूसरी तरफ जो अभी बेमौसमी जो सब्जियां हैं उनको भी बहुत ज्यादा इससे जो नुकसान है वो उठाना पड़ रहा है। और आने वाले 48 घंटों के लिए भी मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि इसी तरह का जो मौसम है वो बना रहेगा। 12 जून तक अंधड़ चलने का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है और मैदानी और निचले पर्वतीय क्षेत्रों में 9, 10 और 11 जून को मौसम शुष्क रहने के आसार जो है मौसम विभाग ने जताए हैं। इस दौरान सामान्य से जो टेम्परेचर है वो कम चल रहा है कई क्षेत्रों में और जो प्री मानसून है वो जमकर इसमें बादल बरस रहे हैं, तो इसमें अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि मानसून के दौरान जो बारिश है वो कम होगी, तो इस तरह से जो नुकसान है वो किसानों और बागवानों को अधिक उठाना पड़ सकता है। जी
मानसून तो जिस तरीके से कल की बात है कि मानसून केरल में टकरा गया है, इसके बाद ज्यादा समय नहीं है कि हिमाचल तक मानसून आए। लगातार धीरे धीरे मानसून आगे बढ़ रहा है और इसको लेकर किस तरीके की तैयारियां सरकार की है, क्योंकि फसलों को काफी नुकसान इस बारिश से हो रहा है। और जिस तरीके से आपने खुद बताया कि सेब की फसल को काफी नुकसान हुआ है, उसके लिए क्या कुछ तैयारियां कर रही है सरकार? जी बिल्कुल, देखिए उत्तरी भारत में मानसून की कुछ हद तक देरी से पहुंचने की संभावना है। हिमाचल की बात करें 22 जून तक हिमाचल में मानसून दस्तक दे सकता है, ये मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। और इस दौरान जो है जिस तरह पहले बताया कि मानसून में कम बारिश होने की संभावना है, तो इससे जो है प्री मानसून में जिस तरह जमकर बादल बरसे हैं उसके चलते, और अब जो मानसून में कम बारिश होगी उसके चलते जो किसान बागवान है उनको काफी जो है नुकसान उठाना पड़ा था। ऐसे में जो सरकार है, सरकार की तरफ से उपायुक्तों को निर्देश दिए गए हैं कि जो अपने अपने क्षेत्रों में जाकर टीमें फील्ड में भेजें और कितना क्या नुकसान हुआ है उसका आंकलन करें, क्योंकि किसान और बागवान लगातार मुआवजे की मांग कर रहे हैं। बागवानों का कहना है कि बिल्कुल सेब सीजन बिल्कुल शुरुआत पर है और सरकार की तरफ से जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल नहीं है। ऐसे में जो बागवान है उनको काफी जो परेशानी है वो उनका सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में सरकार लगातार कह रही है कि वो जो टीमें हैं वो फील्ड में भेजेंगे और जिस तरह जब मानसून सेब सीजन शुरू होगा उससे पहले जो है सारी तैयारियां जो है मुकम्मल कर दी जाएगी, किसानों और बागवानों को किस तरह दिक्कत ना हो, और जो नुकसान हुआ है उसका जो है वो आंकलन सरकार करवा रही है। ऐसी सरकार कह रही है कि हम लोग पूरी तैयारियां कर रहे हैं और कोशिश यही रहेगी कि किसानों और बागवानों को आने वाले दिनों में किसी तरह की जो परेशानी है, दिक्कत है, उनका सामना ना करना पड़े। टीना जी, जिस तरीके से लगातार ये कोशिश है कि परेशानियों का सामना ना करना पड़े किसानों को, लेकिन फसलें अभी खराब हो गई हैं और सिर्फ किसानों को ही नहीं, आम इंसान को भी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। चाहे ऑफिस से आने जाने की बात हो, कई तरह की समस्याएं ये जो मौसम है वो खराब कर रहा है, कई तरीके की परेशानियां आम लोग झेल रहे हैं। किस तरीके से अभी आगे मौसम रहने वाला है, क्योंकि 3 दिन का अलर्ट जारी किया गया है? बिल्कुल, मौसम विभाग के निदेशक हैं डॉक्टर सुरेंद्र पॉल, उनके अनुसार हिमाचल में अगले 48 घंटे तक मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान है और इस बार पश्चिमी विक्षोभ सामान्य से ज्यादा सक्रिय है। ऐसे में जो पश्चिमी विक्षोभ की फ्रिक्वेंसी है और इसका असर है तुलनात्मक तौर पर वो ज्यादा दर्ज किया जा रहा है। और मई महीने की अगर हम बात करें, पिछला महीना जो गया है सामान्य से 84% इस दौरान जो है बारिश ज्यादा हुई है और ये जो रिकॉर्ड है 20 सालों में सर्वाधिक है। तो ऐसे में जो अभी आने वाले दिन है 12 जून तक जो अंधड़ का अलर्ट भी जारी किया गया है। ऐसे में अभी जो हिमाचल के लोग हैं काफी जो उनको राहत है वो ऐसा नहीं बन पा रहा है, लेकिन अब यही माना जा रहा है कि जब 20 जून के बाद मानसून दस्तक देगा और उस दौरान जो है कुछ राहत जो है लोगों को मिल सकती है, क्योंकि प्री मानसून के दौरान जो है जिस तरह से बारिशें हो रही है और ओलावृष्टि अभी हो रही है उससे निश्चित तौर पर जो लोग हैं उनको काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। और जो सरकार है उनसे लगातार मांग भी लोग कर रहे हैं कि जो नुकसान है उसकी भरपाई सरकार करे। तो ऐसे में अब जो प्री मानसून के दौरान ये जो बारिश है, क्योंकि इससे जो सामान्य जो तापमान रहता है इलाकों में उससे काफी कम तापमान चल रहा है। ऐसे में जब मानसून आएगा अब ये उस पर निर्भर करता है कि किस तरह की जो राहत है वो लोगों को अभी मिल पाती है। जी ठीक है टीना जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शुक्रवार यानी 9 जून को बालोद, कबीरधाम और बिलासपुर जिले में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। निर्धारित दौरा कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सुबह 11:25 पर पुलिस ग्राउंड हेलीपैड रायपुर से हेलीकॉप्टर द्वारा बालोद जिले के दिल्ली राजहरा के लिए प्रस्थान करेंगे और दोपहर 12 बजे से वहां फुटबॉल ग्राउंड में आयोजित अखिल भारतीय हलबा हलबी आदिवासी समाज का 83वां स्थापना दिवस और प्रतिभा सम्मान समारोह में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री कार्यक्रम के बाद दिल्ली राजहरा से दोपहर 1:05 पर हेलीकॉप्टर से प्रस्थान कर दोपहर 1:50 पर जिला मुख्यालय कवर्धा के न्यू पुलिस लाइन हेलीपैड पहुंचेंगे और वहां दोपहर 2 बजे से आयोजित नवीन हाईटेक बस स्टैंड का लोकार्पण भूमि पूजन कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। इसके बाद जिला कार्यालय कबीरधाम में छत्तीसगढ़ मेहतारी की प्रतिमा का भी अनावरण करने का कार्यक्रम उनका है। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 3 जिलों के दौरे पर है। कई कार्यक्रम उनके प्रस्तावित हैं, कई कार्यक्रमों में वो शिरकत करेंगे। आपको बता दें कि
आज का उनका ये दौरा है, जिसमें बालोद, कबीरधाम और बिलासपुर जिले में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शिरकत करेंगे। निर्धारित कार्यक्रम की अगर बात करें तो उनके कार्यक्रम दिल्ली राजहरा के लिए वो प्रस्थान करेंगे। उसके बाद 12 बजे फुटबॉल ग्राउंड में आयोजित अखिल भारतीय हलबा हलबी आदिवासी समाज का 83वां स्थापना दिवस और प्रतिभा सम्मान समारोह में वो शामिल होंगे। और उसके बाद वर्धा के न्यू पुलिस लाइन हेलीपैड वो पहुंचेंगे और वहां आयोजित नवीन हाईटेक बस स्टैंड का लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम भी है, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शिरकत करने वाले हैं। आपको बता दें कि इसके बाद जिला कार्यालय कबीरधाम में छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा का भी वो अनावरण करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज बालोद, कबीरधाम और बिलासपुर जिले में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 11:25 पर निकलेंगे रायपुर से और उसके बाद लगभग शाम 4 बजे तक के उनके तमाम कार्यक्रम हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रायपुर से संवाददाता टिकेश वर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। टिकेश, जिस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज 3 जिलों के दौरे पर रहने वाले हैं, क्या कुछ अहम जानकारी? जी देखिए मुस्कान, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज 3 जिलों के दौरे पर रहने वाले हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सबसे पहले कवर्धा जाएंगे। कवर्धा के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बिलासपुर जाएंगे। बिलासपुर के बाद दुर्ग जिले के बालोद जिले के दौरे पर वो सुबह पहले वह बालोद जिले के दौरे पर रवाना होंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रोजाना की तरह दौरे पर रहेंगे और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सबसे पहले बालोद जिले के डंडी लोहारा स्थित दिल्ली राजहरा हेलीपैड में उतरेंगे और वहाँ पर अखिल भारतीय हलबा हलबी आदिवासी समाज के जो 83वां स्थापना दिवस है और प्रतिभा सम्मान समारोह है, प्रतिभा सम्मान समारोह में शिरकत करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वहाँ से हेलीकॉप्टर के थ्रू कवर्धा पहुंचेंगे। वहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार हर एक जिलों में विधानसभाओं में कांग्रेस भवन का लोकार्पण किया जा रहा है। इसको लेकर के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ग्राम सिरहा में कांग्रेस भवन को लोकार्पण करेंगे। उसके बाद नवीन हाईटेक बस स्टैंड का भी वहाँ पर लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। इसके बाद छत्तीसगढ़ महतारी का जो कलेक्टर जिला कलेक्टर है वहाँ पर मूर्ति का भी प्रतिमा का अनावरण करते हुए नजर आएंगे। उसके बाद नवनिर्मित पौनी पसारी परिसर का भी वो लोकार्पण करेंगे। इसका बता दूं कि वो लगातार जिस तरीके से समाजों के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। चंद्र नाहू कुर्मी छत्री समाज कवर्धा में नवनिर्मित कुर्मी समाज के जो छत्री समाज के जो छात्रावास भवन है उसका लोकार्पण करेंगे। जो गांधी मैदान में कार्यक्रम रखा गया है ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कवर्धा में शामिल होंगे। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बिलासपुर दौरे पर रहेंगे जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। जी ठीक है टिकेश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अब अगली खबर की ओर रुख करते हैं। कर्नाटक के बाद अब हिजाब विवाद जम्मू कश्मीर पहुंच गया है। श्रीनगर के रैनावाड़ी इलाके के स्थित विश्व भारती महिला कॉलेज की छात्राओं का आरोप है कि उन्हें हिजाब पहनने से रोका जा रहा है। उनका कहना है कि हिजाब हमारे धर्म का हिस्सा है और इसे हम बिल्कुल भी नहीं हटाएंगे। जब बाकी के स्कूलों में इसे लगाने की परमिशन है तो फिर हमारे स्कूल में क्यों नहीं? छात्राओं ने स्कूल प्रशासन के इस आदेश के खिलाफ सड़क पर विरोध प्रदर्शन किया है। मुस्लिम छात्राओं ने नाराजगी जताते हुए कहा कि स्कूल प्रशासन इस मुद्दे को धार्मिक बना रहा है। उनकी तरफ से सांप्रदायिक बयान दिए जा रहे हैं। एक मुस्लिम लड़की ने कहा कि स्कूल प्रशासन कह रहा है कि हम या तो हिजाब को हटाकर आएं या फिर किसी दरगाह में जाएं। लड़कियों का सवाल है कि क्या हिजाब पहनने वाली लड़कियों को शिक्षा का अधिकार नहीं है? इस पर स्कूल की प्रिंसिपल मीम रोज शफी ने इस मामले पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर कुछ गलतफहमी हुई है। हमारी तरफ से छात्राओं को स्कूल के अंदर चेहरा खुला रखने के लिए कहा गया है क्योंकि कई लड़कियों का चेहरा पूरी तरह से ढका होता है। टीचर के लिए छात्र को पहचानना मुश्किल होता है।
का क्या स्टेटमेंट? देखिए, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एक यूनिफॉर्म हायर सेकेंडरी है, जो भी है कॉलेज, अगर हमारा विश्व भारती है या फिर कोई भी कॉलेज है, अगर आप देखेंगे कि यूनिफॉर्म का पहनना बहुत ज़रूरी होता है, लाजमी होता है, क्योंकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में तभी एक यूनिफॉर्मिटी रहती है जब वहाँ पे यूनिफॉर्म पहनी जाए और एक कोड के तहत कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोर्ट, डॉक्टर, टीचर सारा काम करते हैं। अगर डॉक्टर्स के ऊपर एप्रन सफ़ेद ना हो तो वो हमें डॉक्टर नहीं दिखेगा। जब तक यूनिवर्सिटी में और कॉलेजेस में एक यूनिफॉर्म जो रहता है वो पहन के नहीं जाएगा बंदा, तो तालीम का निज़ाम बिगड़। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जम्मू कश्मीर से संवाददाता रविंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद है। रविंद्र, जिस तरीके से कर्नाटक के बाद हिजाब विवाद जम्मू कश्मीर पहुंचा है, श्रीनगर का एक कॉलेज है जिसमें छात्रों का आरोप है कि उन्हें हिजाब पहनने से रोका जा रहा है, क्या कुछ इस मामले की सच्चाई है? देखिए, ये रैनावाड़ी का एक स्कूल है विश्व भारती, उसमें ये मामला सामने आया है। हालांकि ये मामला पहले आंध्र प्रदेश के उडुपी से शुरू हुआ था। हालांकि उसमें अभी मामला जो है वो कोर्ट में चला गया है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका विवाद जो है, उसकी आंच जो है वो कश्मीर घाटी में भी अब देखने को मिली है। हालांकि कल लड़कियों ने स्कूल के बाहर हिजाब को लेकर कहीं ना कहीं प्रदर्शन किया और कहा कि हिजाब जो है वो हमारे धर्म के अनुसार है, लेकिन देखा जाए तो अगर ड्रेस कोड किसी स्कूल का या किसी भी संस्थान का है तो उसकी पालना अवश्य होनी चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से लड़कियों ने ये विवाद शुरू किया है तो इसको लेकर सियासत भी जो है वो अब शुरू हो चुकी है। महबूबा मुफ्ती हो या उमर अब्दुल्ला हो, उन्होंने कहा है कि ये जो हिजाब है ये लोगों की अपनी चॉइस है, क्योंकि जिस प्रकार से इस्लाम धर्म में हिजाब को पहनना अनिवार्य किया गया है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी जो है इसको लागू किया जाना चाहिए, ताकि जो लोग हैं, जो बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं, वो अपने हिसाब से अपना ड्रेस कोड पहने। लेकिन एक संस्थान के अंदर कहा जाए तो इस संस्थान जो है उसका अपना एक ड्रेस कोड होता है, चाहे वो स्कूल हो, हॉस्पिटल हो या फिर बाकी के संस्थान हो, उनका अपना एक ड्रेस कोड जो है वो अनिवार्य होता है। लेकिन ये मामला जो है तूल पकड़ता जा रहा है। हालांकि स्कूल की जो प्रिंसिपल हैं, उन्होंने साफ कहा है कि स्कूल के अंदर हमने इस ड्रेस कोड को जो है इस हिजाब को लगाने से मना किया है, बाहर चाहे आप जो मर्जी करें। लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से हिजाब को लेकर मामला बढ़ता हुआ नजर आ रहा है तो उस पर प्रतिक्रियाएं आने भी शुरू हो चुकी हैं। भाजपा जो वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन है दृक्षा अंद्राबी, उन्होंने कहा है कि ड्रेस कोड जो है वो अनिवार्य होना चाहिए। चाहे अगर किसी डॉक्टर ने एप्रन नहीं पहना है तो उसको कैसे पहचानेंगे कि वो डॉक्टर है कि नहीं है। वहीं प्रिंसिपल ने भी कहा है कि जिस प्रकार से ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है, तो उन्होंने साफ कहा कि हमने लड़कियों को स्कूल के अंदर, जो स्कूल का प्रीमाइसेस है उसके अंदर, जो परिसर है उसके अंदर लड़कियों को बोला है कि एप्रन जो हिजाब है वो ना पहने। लेकिन कहा जाए तो उन्होंने साफ कहा है कि लड़कियां जो पहन के आती हैं उससे पता नहीं चलता है कि कौन है कौन नहीं है, और अटेंडेंस भी जो है वो एक दूसरे की लगवा देते हैं। तो हमने यही कहा है, लेकिन अब इस पर जो है कहीं ना कहीं एक विवाद सामने जरूर नजर आ रहा है। मुस्कान, रविंद्र, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि यह मामला मात्र और मात्र यूनिफॉर्म का है, क्योंकि आप जब भी किसी संस्थान में जाते हैं तो यूनिफॉर्म अनिवार्य है, उसके लिए यूनिफॉर्म का मामला है, लेकिन इसको सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है, ये क्यों? बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं इसके पीछे की ताकतों को पहचानना होगा, क्योंकि ये अबाया जो हिजाब जो है ये यहाँ का परिधान नहीं है। ये कहा जाए तो सऊदी अरब का परिधान है और वहाँ पर ये पहना जाता है, लेकिन यहाँ पर इसको खामखा इसका तूल दिया जा रहा है। सांप्रदायिक रंग देने की कोशिशें जो हैं वो की जा रही हैं। हालांकि कल विवाद जिस प्रकार से हुआ, उसके बाद जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी तरफ से भी कहीं ना कहीं बयानबाजी जो है वो लगता है कि इस मामले को और ज्यादा तूल देंगी। लेकिन जो पार्टियां हैं उनको ये भी समझना होगा
कि इस प्रकार के तूल बेवजह होते हैं और इससे सांप्रदायिक तनाव जो है वो बढ़ता है और इसमें कहीं ना कहीं सोच समझकर बयानबाजी जो है वो करनी चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से स्कूल की प्रिंसिपल ने कहा है कि ये ड्रेस कोड जो है, हमने कहा है कि स्कूल परिसर के अंदर जो है इसको नहीं पहना जाएगा। आप फेस ढककर अगर वहां आएंगे तो कैसे पहचाना जाएगा कि कौन है कि कौन नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कश्मीर एक आतंकवाद प्रभावित इलाका है और वहां पर आए दिन आतंकी घटनाएं भी होती हैं। तो ऐसे में कौन किसकी पहचान करेगा, ये पहचान हो पाना बड़ा मुश्किल है। और यही वजह है कि प्रिंसिपल ने साफ कहा है कि अंदर आप जब स्कूल के अंदर दाखिल हो जाते हैं तो आपको स्कूल का ड्रेस कोड जो है वो पहनना चाहिए। हालांकि ड्रेस कोड जो है उसमें यह भी कहा है कि आप व्हाइट हिजाब पहन सकते हैं, आप रंग बिरंगे काले या दूसरे और कलर के हिजाब जो है वो नहीं पहन सकते हैं। हिजाब के लिए मना नहीं किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं इसको एक सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश जरूर की जा रही है। ठीक है रविंद्र, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि कर्नाटक के बाद अब हिजाब विवाद जम्मू कश्मीर पहुंच गया है। एक स्कूल में छात्राओं का ये आरोप है कि उन्हें हिजाब पहनने से रोका जा रहा है, लेकिन स्कूल प्रिंसिपल का सिर्फ इतना सा कहना है कि उन्हें हिजाब पहनने से नहीं रोका गया है, सफेद हिजाब पहन सकते हैं और स्कूल की एक यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म के अकॉर्डिंग बस उन्हें कहा गया है स्कूल के अंदर, ताकि उनका पहचान हो सके, उनके चेहरे की पहचान हो सके। क्योंकि जिस तरीके से संवाददाता रविंद्र ने बताया कि कई बार ऐसा होता है कि लड़कियां एक दूसरे के अटेंडेंस पे लगवा देती हैं, जिसकी वजह से पारदर्शिता नहीं रह पाती। फिलहाल के लिए राजधानी लाइव में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।